हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कौर भारती आपका आपके ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स फॉर ऑल पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के जो सेकेंड डे हुआ था 25 जनवरी के शिफ्ट 1 के पेपर के बारे में। पेपर के बारे में आगे बढ़ने से पहले हम क्या है इसकी एक ब्रीफ क्या है एक थोड़ी सी कंसाइज एनालिसिस कर लेते हैं। कंसाइज एनालिसिस में अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो ऑर्डर क्या है एक्चुअली 24 जनवरी से बना था, उसी ऑर्डर में उसी तरह से क्या पेपर आ रहे हैं एक्चुअली। कि जो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो क्या है एक्चुअली इजी टू मॉडरेट है, जबकि मैथ थोड़ा क्या है लेंदी साइड चल रहा है। ये अभी तक के जो 3 पेपर हुए हैं उनमें देखा गया है, अभी इस समय क्या है सेकेंड शिफ्ट चल रहा है एक्चुअली। तो हम बात करें तो हम आज के अपने वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट के जो फिजिक्स का पेपर हुआ है इसके सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, वो देखते हैं हमारा क्या फिजिक्स का पेपर कैसा आया था। तो एक्चुअली क्या है, अगर हम बात करें अभी हम इस समय क्या है जेईई मेन 2023 के 25 जनवरी के शिफ्ट 1 के जो फिजिक्स का पेपर इसके बारे में करने वाले हैं डिस्कस। अगर ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट साइड में रहा है, और जो ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्या है वो 11 12 दोनों से मिक्स आ रहे हैं, और 12th का जो वेटेज है वो क्या है बेटा ज़्यादा है। तो सीधा क्या हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं अपने क्या वीडियो सोल्यूशन की तरफ, देखते हैं हमारा क्या है कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, देखते हैं बेटा। हाँ भाई, तो ये पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है यहाँ पर इन दिस कंडीशन, क्या बोल रहा है कंसीडर द 2 सर्किट एज शोन इन फिगर। ये हमारा क्या है एलसी ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। कंसीडर द 2 एसी सर्किट इज गिवन टू अस। ये एल सीधे रखा है और यहाँ पे 8L और 2 सीधे रखा है। इसकी जो हमारी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, ओमेगा 1 है और इसकी ओमेगा 2 है। तो हमसे पूछा है बताइए ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी इस केस में ओमेगा की वैल्यू हमारी जो आ जाएगी दैट विल बी ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा 1 बाई रूट के अंदर LC ओमेगा 1, और ओमेगा 2 अगर लिखा जाए तो कितना बनेगा 1 बाई रूट के अंदर कितना है इसका, उसका जो है हमारा अगर बात की जाए तो कितना है 8L और 2C। तो 8L इंटू कितना बन जाएगा हमारा इस केस में 8L इंटू 2C, ये बन जाएगा 16। तो ओमेगा 2 जो आ जाएगा हमारा क्या बनेगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 4 1 बाई रूट LC। तो अगर हम निकालते हैं ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 की वैल्यू तो कितना आएगा, देखिए बेटा इस केस में ये आ गया 1 बाई रूट LC, और डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 आ जाएगा हमारा इस केस में क्या 4 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। चलिए अब इसके बारे में इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर एन AM सिग्नल इट इज गिवन दैट कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी है 10 मेगाहर्ट्ज, जबकि जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 किलोहर्ट्ज है। तो हमसे बोल रहा है इस केस में फाइंड द बैंडविड्थ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। तो हम बात करें यहाँ पर हम जानते हैं कि जब भी हम किसी सिग्नल वेव को क्या करते हैं किसी कैरियर वेव पे चढ़ाते हैं तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो क्या आती है, वो हमारी एक जोन में आती है। कौन सी आती है, वो आती हैं FC माइनस FM। यहाँ पे FC क्या है बेटा, FC जो है वो हमारा है कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, और FM क्या है हमारी जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है वो है FC और FC प्लस FM। तो अगर हम बात करें बैंड विड्थ के बारे में तो क्या आएगा, ये अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो अगर जो बैंड विड्थ आई हमारी क्या है कि दिस माइनस दिस क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ FM। जो FM क्या है बेटा हमारी सिग्नल वेव की फ्रीक्वेंसी है, कितना बनेगा 2 इंटू 5 किलोहर्ट्ज, तो हमारा बन जाएगा इस केस में क्या 10 किलोहर्ट्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन 8O16 टू द डेंसिटी ऑफ द हीलियम एट STP। तो भाई बात करते हैं यहाँ पे इनकी डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो क्या हम जानते हैं बेटा, ये ऑब्वियस सी बात है गैस के बारे में बात हो रही है। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या आइडियल गैस इक्वेशन से P इक्वल टू कितना होता है भाई रो RT बाई M। तो डेंसिटी यहाँ से कितनी आएगी, रो इक्वल रहेगी PM बाई RT। P क्या है हमारा STP पे बात कर रहे हैं तो हमारा कैसा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या बनेगा हमारा 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो हमारा टेम्परेचर बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, P तो फिक्स है, T भी फिक्स है और M भी फिक्स है। तो जो डेंसिटी का रेशियो आएगा इस केस में, डेंसिटी ऑफ बात करते हैं यहाँ पे किसका O2 है ना ऑक्सीजन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ हीलियम, वो क्या आएगा इस केस में इनके जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके क्या है प्रोपोर्शनल है। क्या बन जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हीलियम। तो O2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है हमारा वो कितना है बेटा, अगर देखा जाए ये क्या 8O16 है तो क्या बनेगा 32 डिवाइड बाय कितना बनेगा हीलियम का बनेगा 2He4, तो कितना आ जाएगा बेटा इस केस में 8 आ जाएगा। तो इनकी जो डेंसिटी का रेशियो आएगा कितना आएगा अपना, वो आ जाएगा 8। आसान क्वेश्चन था बेटा,
सिंपल क्या है, अगर बात करें केटीजी का सिंपल क्वेश्चन है, और केटीजी और थर्मो से क्या है बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है देखिए बेटा, फाइंड द आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल। तो हमें क्या दे रखा है इस केस में, ये एक सर्किट दे रखा है हमको, इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। आर आर आर, यहाँ पे आर लगा है, यहाँ पे 2R लगा, यहाँ पे लगा है सिंगल वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये लगी है बैटरी, हमें ए और बी टर्मिनल के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करें यहाँ पे हम क्योंकि लगा है क्या, कनेक्टिंग वायर, तो अब इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है, इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है शॉर्ट सर्किट हो गया है सर्किट। तो यहाँ पे इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बचा ये आर आर आर, ये क्या बचेगा आर 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 3R। तो क्या बन जाएगा इस केस में, आर इक्विवेलेंट जो आएगा हमारा इन दो टर्मिनल के बीच में, यहाँ लगी बैटरी है ना, ऐसे क्या बन जाएगा हमारा, वो आ जाएगा इस केस में कितना 3R। आसान क्वेश्चन था बेटा, क्या रहेगा आंसर हमारा इस केस में 3R, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके क्या बोल रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड बाय 20 किलो वोल्ट इट्स de Broglie wavelength इज लैम्डा नॉट। ओके व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड बाय 40 किलो वोल्ट, तो बताना है इसकी de Broglie wavelength कितनी होगी। तो हम जानते हैं de Broglie wavelength क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा h/p, यहाँ p क्या है यहाँ पे मोमेंटम। तो अगर इसको हम लिखें इन द टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई भी अगर बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन v वोल्ट से एक्सेलरेट होता है, इफ द इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड बाय v वोल्ट, तो उसकी कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी आएगी इस केस में, लेट्स कॉल E इंटू वी आ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन क्या है v वोल्ट से होता है एक्सेलरेट, अगर 20 किलो वोल्ट से होगा तो कितना आएगा 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और अगर 40 किलो वोल्ट से होगा तो 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। तो अगर हम इसको लिखें यहाँ पे लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो क्या बनेगा h/रूट के अंदर क्या आ जाएगा हमारा 2mk, है ना, जहाँ पे k क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा जो है एक्चुअली डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है रूट k के। तो अगर लिखें यहाँ पे तो लैम्डा क्या जाएगा, लैम्डा एट इसको बोलते हैं पहला क्या, तो जब 20 किलो वोल्ट पे था तब लैम्डा नॉट था। अब पूछ रहा है हमसे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर लेट्स कॉल बात करते हैं, कितना जाएगा h ना बाई रूट के अंदर 2 इंटू m इंटू कितना था ये E इंटू 20 किलो वोल्ट था, है ना। काफ़ी एक काम करते सीधा एक लाइन में करते हैं ना, एक लाइन में कर देते हैं, एक लाइन में करते हैं। कहानी क्या बनेगी देखिए यहाँ पर भाई, काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है डबल हो जाएगी। क्यों भाई, यहाँ पर जो है वोल्टेज क्या हो गया है, डबल हो गया है ना। तो सिंपली अपने एक लाइन में और करते हैं, और आसान करते हैं, और छोटा कर देते हैं, इसलिए और एकदम एक लाइन में सीधा ही आंसर। तो लैम्डा पहले बोलते हैं लैम्डा थी, बाद में लैम्डा डैश हो जाती है। जब हम 40 किलो वोल्ट से कराते हैं उसको एक्सेलरेट, तब उसका जो लैम्डा होता है लैम्डा डैश हो जाती है। तो क्या बनेगा इस केस में, सीधा आ जाएगा ये 1/, लेट्स कॉल द फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी भैया, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/रूट के, नहीं है क्या। क्या बनेगा इस केस में, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2 टाइम्स, तो 2k बाई रूट क्या जाएगा, रूट के से रूट के उड़ जाएगा। तो लैम्डा जो डैश है जो कब है, जब ये 40 किलो वोल्ट से क्या होगा एक्सेलरेट होगा, उस समय इसकी de Broglie वेवलेंथ वो क्या हो जाएगी, पहले वाले का हाफ। तो क्या आंसर आएगा इस केस में हमारा, रूट लगाया ना, रूट लगाया सॉरी, है ना, रूट लगाए तो कितना आएगी इस केस में, ये आ जाएगा हमारा 1/, सॉरी ये आ जाएगा ना, ये नहीं है ना, हमारा क्या आ जाएगा लैम्डा नॉट बाई रूट 2। सिंपल है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, de Broglie वेवलेंथ के बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैटर से आते हैं क्वेश्चन, बहुत बार आए भी हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। हाँ भाई हमसे बोल रहा है लेट द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ द हीलियम एंड द कैल्शियम आर ρ1 एंड ρ2 रिस्पेक्टिवली। तो इनकी डेंसिटी का रेशियो 1 आएगा। भाई न्यूक्लियस की डेंसिटी तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर बात करें न्यूक्लियस की डेंसिटी रो, अगर बात करते हैं न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में, तो रो कितना आएगा, इसका न्यूक्लियस का जो ये है हमारा ZXA, ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो अगर बात करें इसका मास कितना आएगा, एक न्यूक्लियस का मास कितना आएगा, AAMU इसका मास आएगा। तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये होगी इसकी डेंसिटी। तो रो लिखे तो क्या बनेगा, A इंटू कितना आएगा, ये हमारा आएगा 1.67 10 to the power -19 डिवाइड बाई V कितना है 4/3 पाई R क्यूब। R कितना बनेगा हमारा R0 A की पावर 1/3। कहाँ से आया ये, डेंसिटी सॉरी रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई क्या होती है, R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3, है ना। अच्छा तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा यहाँ पे कहानी क्या है, देखिए ये आएगा ऊपर आएगा A इंटू 1.67 इंटू 10 to the power 7 हटा दिया मैंने मैथ आसान करने के लिए, डिवाइड बाई 19, है ना। नीचे क्या बन जाएगा 4/3 पाई
इंटू कितना बनेगा भाई हमारा, ये बनेगा आर नॉट। आर नॉट कितना होता है हमारा 1.5 इंटू 10⁻15 का क्यूब कर दो, है ना। वैसे इसकी जरूरत नहीं, मैं फिर भी बता रहा हूँ, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सीधे ही आंसर क्या आ गया हमारा 1, क्योंकि डेंसिटी तो क्या होती है कांस्टेंट, बट फिर भी एक बार बता रहा हूँ देखो कैसे कांस्टेंट है। इंटू क्या बनेगा ए, तो भाई ए से ए तो गया, है ना। अब देखो यहाँ बनेगा 45, ऊपर जाएगा 27 है ना, ये तो मास है ना, सॉरी 27 है ना, ये है ना 1.67 × 10⁻27 kg मास ऑफ द क्या होगा प्रोटॉन, है ना। ऊपर जाएगा, ये बनेगा 45, तो बनेगा 18, 45 में से 27 घटेगा, बनेगा 18। और यहाँ देखो नंबर क्या लिखा है, ये लिखा है 4π/3 कटेगा तो 1 आएगा, ये 1 आएगा लगभग समझने के लिए, मैथ्स करने के लिए, ये लगभग 1 आएगा। यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4, ये है 1.5 का क्यूब, तो लगभग ये नंबर क्या है 10 के पास आएगा, है ना। और ऊपर है 10⁻18, तो जो डेंसिटी आएगी वो क्या है, किस ऑर्डर में आएगी, 10⁻17 kg/m3, इस ऑर्डर की आएगी डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या है बेटा, वो हर, अगर बात करें हर न्यूक्लियाई के लिए क्या है, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो क्या रेशियो आएगा हमारा इस केस में 1:1। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड along द पॉजिटिव y डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग along द नेगेटिव -k अनडिफ्लेक्टेड। अच्छा, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द रीजन विल बी along, क्या बोल रहा है इस केस में, देखिए बेटा ये हमारा क्या है, एल स्कॉल, अगर बात करें ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा क्या मान लेते हैं z एक्सिस है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किधर है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है। और जो पार्टिकल है किधर मूव कर रहा है, इनवर्ड, है ना, पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, इनवर्ड किधर मूव कर रहा है। तो और कैसे मूव कर रहा है, अनडिफ्लेक्टेड, नेट फोर्सेस पर कितना है बेटा, 0 है। कौन सा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, अगर मैं नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, अंदर की तरफ मूव कर रहा है। तो भाई देखो क्या है, समझते हैं यहाँ पर, तो इस पर क्या होगा, अगर ये अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है, ये इसका मतलब अंदर की तरफ, तो इस पर लगेगा पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE फोर्स, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इस पर क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कितना, यहाँ पर अगर बात करें तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर QB sin थीटा लगता है ना। अच्छा, तो अभी देखिए इस पर V किधर है, इसका अंदर की तरफ, और QE फोर्स इस पर लग रहा है ऊपर, है ना। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगे B ऐसा होना चाहिए सच दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आना चाहिए, किधर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, और वो किसको बैलेंस कर ले बेटा, QE को बैलेंस कर ले, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखिए भाई V है अंदर की तरफ, अब देखो क्या है, समझते हैं ना, ये है V हमारा अंदर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर, तो ऊपर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो होता है QV×B, होता है कि नहीं होता है। तो इस केस में V तो अंदर की तरफ है ना। तो अगर बात करें यहाँ पर V अंदर की तरफ है, तो B जो होना चाहिए एक्चुअली, अगर बात करें तो V∩B, कौन इलेक्ट्रॉन है क्या, ठीक है। तो V वेक्टर अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल किधर की तरफ है, और B जो है अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए किधर है अपना, ये हो गया क्या, नेगेटिव x में की तरफ B है, मान लेते हैं समझने के लिए, अगर B इस डायरेक्शन में है, तो V∩B किधर आएगा, ऊपर की तरफ, QV×B ऊपर की तरफ। कैसे निकालते हैं भाई, जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ उंगली, V की तरफ उंगली करिए, B की तरफ घुमाइए, थंब क्या देगा हमको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो V×B ऊपर आएगा। तो भाई यहाँ तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो अब तो एक कभी भी अनडिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता। तो अच्छा, तो मतलब ये B किधर होगा, इस डायरेक्शन तो होगा ही नहीं, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इधर नहीं होगा, तो ये चेक करते हैं भाई, पीछे की तरफ चेक करते हैं, तो V वेक्टर किधर है, इधर की तरफ, और B किधर है बेटा, सामने की तरफ, तो V×B किधर आएगा, नीचे की तरफ। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का डायरेक्शन क्या है, आपने सीखा होगा, कैसे निकालते हैं बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। जो पहला वेक्टर होता है उसकी तरफ उंगली करते हैं, उसकी तरफ उंगलियां करते हैं अपनी, और जो एंगल होता है उसकी तरफ पाम। तो V हमारा किधर है, इधर की तरफ, और B हमने इधर माना है, देखो बस चेक कर रहे हैं, तो V वेक्टर क्रॉस B किधर आएगा, नीचे की तरफ, QE ऊपर है, QB नीचे। अगर B किधर होता है हमारा, पॉजिटिव एक्स में होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स आएगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स को बैलेंस कर लेगा। तो इस केस में B किधर आएगा बेटा हमारा, जो B की डायरेक्शन आएगी वो किधर आ जाएगी, हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ जाएगी। हमारा आंसर क्या बनेगा इस केस में, A। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर क्या है, QVB आ जाएगा नीचे, अगर मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, आगे की तरफ है। ये मूव किधर कर रहा है, ध्यान देना, मूव कर रहा है क्या, इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, नेगेटिव जेड मूव कर रहा है ना, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते,
तो स्टूडेंट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्या बोल रहा है, देखिए, लेट ICM बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एंड IAB द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस AB दैट इज इन द प्लेन ऑफ डिस्क एंड 2r/3 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखिए क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे इस केस में कि भाई ये एक डिस्क है ना, लेट्स कॉल ये एक डिस्क है, और इस डिस्क के सेंटर से पास होकर जाने वाली एक्सिस के अबाउट, है ना, और जो कि इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके ये डिस्क का प्लेन रहा, इसके परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है। तो हम जानते हैं इस केस में बेटा ICM की वैल्यू कितनी आएगी, जो ICM आएगा हमारा वो होता है mr²/2, क्योंकि क्या है, ये डिस्क है, mr²/2, जहाँ r क्या है, इसकी रेडियस है ना, r इसकी रेडियस है, m इसका मास है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि ये तो एक्सिस क्या थी, इसके परपेंडिकुलर थी। अगर हम बात करें इस केस में कि अब हम दूसरी एक्सिस ले रहे हैं, एक एक्सिस, दूसरी एक्सिस कौन सी, IAB इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, जो कि क्या है, किसके प्लेन में लाई कर रही है, इस डिस्क के प्लेन में लाई कर रही है, और इसके सेंटर से 2r/3 की दूरी पर है। तो देखिए कौन सी एक्सिस है वो, तो भाई एक ऐसी एक्सिस जो क्या है, इसके प्लेन में लाई कर रही है, तो ये रहा इस डिस्क का प्लेन, इसके प्लेन से कितनी दूरी पर है, हाँ भाई ये दूरी कितनी है, 2r/3, ये दूरी हमारी कितनी है, 2r/3 की दूरी पर है। तो इसके अबाउट में बताना है इसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये AB हमारी एक्सिस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जानते हैं कि भाई जो ये डिस्क है, हाँ भाई, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mr²/2। तो इस केस में इसके प्लेन में ये जो एक्सिस हैं, अगर हम लगाएं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो वो जो एक्सिस जो कि कहाँ से होकर, वो एक्सिस जो कि एक्चुअली इसके सेंटर से पास होकर जाएंगी और क्या होंगी, इसी के प्लेन में होंगी, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इसके अबाउट I1 है, इसके अबाउट I2 है, दोनों इक्वल होंगे, इज इक्वल टू कितना आएगा, mr²/2। कहाँ से लग किया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और ये दोनों बराबर होंगे, तो ये वाली जो हमारा आएगा सेंटर से पास हो कोई जाने वाली, इसके बाद कितना आएगा, mr²/4। वैसे इसको इतना करने की जरूरत भी नहीं, सीधा बच्चों को याद होता है, ठीक है, कि भाई वो एक्सिस जो कि कहाँ से पास होकर जा रही है, एक्चुअली डिस्क के सेंटर से पास होकर जा रही है, और क्या है, उसके डिस्क के प्लेन में लाई कर रही है, कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/4। अब बस क्या लगा दो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इस केस में क्या होगा, हमारा IAB कितना बन जाएगा, अगर मैं IAB लिखूँ यहाँ पर, तो IAB की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ICM ये है इसके सेंटर से पास होकर जाने वाली एक्सिस जो कि AB के पैरेलल है, कितना आएगा, mr²/4 प्लस MD², ICM प्लस MD², D कितना है बेटा, 2r/3 का स्क्वायर। बस अब तो मैथ करनी है फटाफट बस। तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं इस केस में, तो हमारा IAB जो बन जाएगा, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो IAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में, mr²/4 प्लस ये कितना बनेगा, 4/9, m इंटू r² इंटू क्या बनेगा, 4/9। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्या बनेगा, 4 4 16, और इधर जाएगा 9 25। तो IAB हमारा कितना बन जाएगा, 16, और 9 जाएगा 25। सिंपल मैथ है, 25/36 mr²। IAB पता है भैया, ICM पता है, बताना है, रेशियो बताना है, आसान नहीं था क्या बेटा, सिंपल क्वेश्चन था। रोटेशन का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये एक बेसिक क्लास क्वेश्चन है, एक्चुअली जो आपने क्लास में क्वेश्चन किए हैं वही कुछ उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आपने क्या नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं क्या बात है, ए रॉड ऑफ मास 2 kg इज अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। ओके, तो ये एक रॉड है, और इस केस में क्या है, इसका मास कितना हमारा 2 kg है, और इस तरह से अरेंज है। ये क्या है, इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगी हुई है, जो कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये हमारा 40 सेंटीमीटर है, और यहाँ से क्या है 8 kg की बॉडी हैंग कर रही है इसके दूसरे एंड से। तो हमको बताना है इस रस्सी में कितनी टेंशन होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्चुअली। ये क्वेश्चन क्या है, रोटेशन का एक बेसिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, और ये 60 सेंटीमीटर है, ये 40 है, तो इस रॉड की लंबाई कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। तो अगर ये क्या है रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 होगा। तो अगर इस केस में हम नेट टॉर्क जो है, नेट फोर्स तो अगर बात करें तो यहाँ पर क्या एक हिंज का फोर्स भी आएगा ऊपर की तरफ, इसलिए हम यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हमें क्या करेंगे, नेट टॉर्क एक लाइन में 0, बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 होगा। और अगर हमसे बोला होता भाई यहाँ पे हिंज फोर्स निकालो, तो हम क्या करते, नेट फोर्स 0 करते। हमसे क्या पूछा है, रस्सी में बताओ टेंशन कितनी होगी। देखिए भाई, तो एक काम करते हैं, अपन देते हैं इसको नाम, लेट्स कॉल इसका नाम कितना है पॉइंट ए, और इसका नाम क्या, एग्जांपल के लिए ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। अच्छा, तो इस केस में कहानी क्या होगी भाई, यहाँ पर ये है 60, ये 40, तो उसके सेंटर से अगर बात करें तो सेंटर से क्या लगेगा, देखिए mg लगेगा, है ना। m की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, है ना। mg कितना है, m अपने 2 है तो पुट ही कर लेते हैं ना, पुट ही कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, पुट कर लेते हैं
m की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कितना लगेगा 2g, कहाँ से, सेंटर से, और यहाँ से कितना लगेगा बेटा 8g, ठीक है ना, सेंटर से लगेगा 2g, यहाँ से लगेगा 8g, और एक टेंशन फोर्स किधर लगेगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगेगी, इधर की तरफ, टेंशन का जो रस्सी पर हम बात कर रहे हैं किसके, सिस्टम क्या है हमारा यहाँ पर, ये पूरी की पूरी, ये सिस्टम हमारा पूरी की पूरी रॉड है, तो उस पर नेट टॉर्क और नेट फोर्स बैलेंस होगा। तो एक हॉरिजॉन्टल में फोर्स आएगा टी कॉस 30, और वर्टिकल में क्या आएगा, इसका लेते हैं अगर कंपोनेंट, तो कितना आएगा बेटा टी साइन 30। एक हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट आएगा, उसको अपने दिखाया नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और एक फोर्स और लगेगा यहाँ से लगेगा हिंज फोर्स, है ना, उसको भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में बॉडी क्या है, यहाँ पर पॉइंट ए के बॉर्डर तो दिखा देते हैं, यहाँ से एक हिंज फोर्स लगेगा NFY, और एक FX भी लगेगा ना। अब वो क्या एडवांस के क्वेश्चन बनाने के चक्कर में फालतू में जाना नहीं है, आसान भाषा में बात करते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना। ऐसे लगेगा बट हमें दिखाना नहीं है, हमको पता है यहाँ पर FY लगेगा, एक FX लगेगा, बट क्यों फालतू के लिए बच्चों को क्या कॉम्प्लेक्स कर देना, बच्चे वैसे डर जाते हैं देख के, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान भाषा में करते हैं। तो पॉइंट ए के अबाउट क्या, बॉडी इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क 0 रहेगा, तो कर दो 0, किसी के अबाउट भी कर सकते हैं, तो पॉइंट ए के अबाउट 0 करते हैं, नेट टॉर्क कितना होगा इस केस में, पॉइंट ए के अबाउट 0 रखो, तो कितना बनेगा इस केस में, नेट टॉर्क इज 0। तो देखिए नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं, आपकी मर्जी, इधर पॉजिटिव मान लो, उधर पॉजिटिव मान लो, तो क्या आएगा आर क्या होता है टॉर्क, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। mg इधर है, दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट है ना, आर क्रॉस एफ, तो उस पर टॉर्क हो, ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगा ना, तो टॉर्क किधर लग रहा है, यहाँ पर इनवर्ट डायरेक्शन में, तो कितना बनेगा आर क्रॉस एफ, आर कितना है 50 और एफ कितना हमारा 2g, तो कितना आ गया, देखो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा, वो बाद में उड़ने वाला है, वैसे भी तो मुझे पता ही है, तो इसलिए हम उसको नहीं कर रहे हैं, 2g इंटू 50, 2g इंटू 50, क्योंकि सब में दूरी कितनी आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, तो उसी उड़ जाने वाली है, कोई मतलब ही नहीं है ना। अच्छा, इसका लगता है कितना है 8g किधर है, नीचे की तरफ, और ये कितना है 100 सेंटीमीटर, नीचे की तरफ पॉजिटिव इसलिए प्लस लिया है, प्लस इसका भी नीचे की तरफ है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इनवर्ट द प्लेन, क्या बनेगा 8g इंटू 100, ठीक है ना। और इसका जो टॉर्क किधर आएगा बेटा, आर क्रॉस एफ किधर आएगा, ऊपर की तरफ, है ना। तो आर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी, यहाँ पर आएगी 60, और एफ कितना है बेटा टी साइन 30, टी कॉस 30 जो होगा वो कहाँ से पास होकर जाएगा, एक्चुअली इसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से पास होकर जाएगा, इसलिए उसका नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। टी कॉस 30 भी आएगा बट उसका नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, तो अगर लिखा जाए तो क्या बनेगा माइनस टी साइन 30, है ना, और दूरी कितनी है अपनी ये 60 सेंटीमीटर, है ना, बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक है भाई 60 है, तो उड़ाओ तो भैया, क्या आप तो मैथ ही करनी है, फटाफट कितना बनेगा, देखो टी इंटू 0 उड़ाते हैं, 0 0 0 सब गया, सेंटीमीटर में आता सब 0 गया, ठीक है ना। क्या बनेगा, उसको तो ले आओ, टी साइन 30 इंटू 6, साइन 30 1/2, तो 3t बन जाएगा, ये 3t, ये कितना बन गया देखो जरा, 3t, ये बन गया 5 to 10 10g, प्लस ये कितना बन गया 80g 90g, 3t इक्वल टू कितना आ गया 90g, सामान देना पड़ता है पार्ले जी, है ना, टी कितना आ गया 3g, तो 30g, कितना आया g 30g, g का वैल्यू 10 न्यूटन, टी कितना आ गया 300 न्यूटन, 300 न्यूटन। अच्छा, एक्चुअली जो ऑप्शन है वो एक्चुअली क्या है, वो कब दिए गए, ये ऑप्शन जो है वो कब बने हुए हैं, जब रॉड कैसी होगी मासलेस, अगर रॉड मासलेस होगी तब ये ऑप्शन दे रखे हैं, अगर रॉड में मास होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 300 न्यूटन, ठीक है ना, यहाँ कितना आ जाएगा 300। सिंपल क्वेश्चन था, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A solenoid of length 2 meter has 1200 tons. The magnetic field inside the solenoid बतानी है when 2A current is passed through it, और इस magnetic field इतनी है बताना है, find the value of n। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये एक सोलेनॉइड है, और हम बात करें यहाँ पे इस केस में सोलेनॉइड के बारे में, तो एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी हमारी 2 है, 2 मीटर है, हाँ। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा इस केस में, नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ, हम जानते हैं कि इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, तो इसके सेंटर पे अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी भैया, बी की वैल्यू कितनी आएगी μ0 NI, है ना, बस μ0 की वैल्यू पुट करनी है, खत्म, कितना बी कितना आएगा μ0 इंटू एन इंटू आई, μ0 कितना है हमारे पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ SI यूनिट्स, है ना। n नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ लूप कितना है भैया 1200, और ये टोटल नंबर ऑफ लूप हैं कितने लेंथ में 2 मीटर में, और आई कितनी करंट है हमारी 2 एम्पियर तो है, हाँ। बी कितना आ जाएगा यहाँ पे, बस निकाल लो, काम खत्म, अब तो मैथ है, ये उड़ गया वो उड़ गया, ठीक है, क्या क्या उड़ गया, हाँ भाई ये कितना बनेगा आई थिंक ये बनेगा अपना 48, हाँ 48 बनेगा,
48 पाई न्यूटन टू पावर माइनस 5 टेस्ला। तो भैया हमसे क्या बोल रहा है, एन किलो बताओ, एन कितना है हमारे इस केस में 48। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। बढ़िया, आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है भाई मैग्नेटिक फील्ड का। क्या बोल रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन है। हाँ भाई क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो क्या बोला क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ, इसमें फ्रेम कर देता हूँ, बताता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, मैंने लिखा नहीं इतना पार्ट का, जो समझने बात है। यहाँ पे क्या है एक्चुअली, ये एक जो है ये अपना एक इंजन है E1 और एक E2 इंजन है, कार्नोट इंजन, ठीक है ना, कार्नोट इंजन है। और हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, जो दोनों को दोनों बोथ द कार्नोट इंजन वर्किंग, बोथ द इंजन आर वर्किंग ऑन कार्नोट प्रिंसिपल। यहाँ पे एक इंजन E1 है और एक इंजन E2 है, और दोनों को दोनों क्या है, कार्नोट प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। कार्नोट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल साइक्लिक इंजन है ये दोनों, ठीक है ना। और इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो भी सेम हमको देयर, इट इज गिवन टू अस। देन द टेम्परेचर एट विच एग्जॉस्ट ऑफ E1 इज फेड इनटू द E2 इज इक्वल टू। अच्छा क्या बोल रहा है कि भाई देखो, ये हम जानते हैं जब भी कार्नोट इंजन होता है तो उसमें क्या होता है, एक होता है हमारा सोर्स, एक होता है सिंक। अभी इसकी बात नहीं करते, छोटा दें, है ना। तो इस केस में क्या होता है, एक सिंक होता है, यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे लगा हुआ है सोर्स, यहाँ पे लगा हमारा इंजन, और यहाँ पे क्या जो कि हीट को वर्क में कर रहा है कन्वर्ट, यहाँ नीचे लगा होता है सिंक, है ना। अच्छा तो एक इंजन ऐसे बनेगा E1 वाला इंजन। दूसरा क्या बोल रहा है, इसको हटाओ, इसको भूल जाओ। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऊपर लगा है सोर्स, यहाँ लगा है E2, यहाँ लगा है क्या, सिंक। तो एक इंजन ये बनेगा, है ना। इन्होंने क्या बोला, दो अलग अलग इंजन थे ऐसे। अब इन्होंने क्या किया, ऐसा किया कि भाई ये जो E1 वाला इंजन है जिसको ये एनर्जी देगा सिंक को, वो सिंक जो वो क्या है, इसके लिए सोर्स बना दिया इन्होंने। तो बोल रहे हैं उस क्या है, उसी का जो E1 का जो सिंक होगा वो E2 का सोर्स होगा। तो क्या होगा उसका टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे क्या है, जो E1 का सिंक है, ये वाले भाई साहब यहाँ पर जिसको टेम्परेचर T है, मतलब यहाँ पर, यहाँ से क्या है एनर्जी आएगी, इसका कुछ पार्ट वर्क में करेगा, कुछ पार्ट वर्क में करेगा कन्वर्ट, बाकी जो पार्ट है उस केस में क्या करेगा, उसको वो सिंक को प्रोवाइड करेगा। और सिंक है वो एनर्जी किसे प्रोवाइड करेगा, E2 को, फिर उसको वर्क करेगा, फिर सेम कहानी रिपीट हुई। तो हमसे क्या बोल रहा है इस केस में कि भैया अगर हम क्या करें, इस इंजन का जो सिंक है उसे किसे फेडअप कर दें, E2 को, तो बताइए कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर। T की वैल्यू इतनी होगी तो N की वैल्यू बतानी है। एक बात हमें दे रखी है, दोनों की जो एफिशिएंसी है सेम है, तो दोनों की एफिशिएंसी है तो कर दो बराबर, क्या दिक्कत है। यहाँ पर दोनों की एफिशिएंसी क्या करते हैं, सेम। तो भाई देखिए इंजन 1 की जो एफिशिएंसी आएगी नीटा 1, वो नीटा 1 कितना आएगा इस केस में, नीटा 1 की जो वैल्यू आएगी कितना है, 1 माइनस, हम जानते हैं कितना आएगा, T2/T1 आता है, तो 1 माइनस T/T1 इंटू 100 आएगा। 100 तो वैसे भी क्या है, तो दोनों को बराबर करेंगे उड़ जाएगा, तो फिर भी लिख देते हैं, है ना। नीटा 1, नीटा 2 क्या बनेगा इस केस में, 1 माइनस, यहाँ पे क्या है सिंक अपना है T2/T, है ना, इंटू 100। ये हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, भाई दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, मतलब क्या होगा, बस ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो कर दो दोनों को बराबर। क्या बनेगा यहाँ से, T/T1 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा इस केस में, T2/T। तो यहाँ से कितना आएगा, T स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ जाएगा रूट के अंदर T1 T2, है ना। तो T स्क्वायर इक्वल टू T1 T2 आएगा, रूट लगा देंगे, ठीक है। हाँ हमसे क्या बोल रहा है, हमें निकालना है T की वैल्यू, T2 चाहिए अपन को। तो देखिए क्या बनेगा T2 बेटा, T2 आ जाएगा हमारा, T1 हमारा कितना है 600 था ना, और T2 कितना हमारा 300। तो बस कितना बन जाएगा, कैल्विन में, ऑब्वियस सी बात है कैल्विन में, ठीक है। T2 कितना बनेगा, ये आ जाएगा 300 बाहर, 300√2, है ना, कैल्विन। तो N की वैल्यू कितनी आएगी हमारी इस केस में, N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, जो कि हमें यहाँ पे फिलअप करना था। सिंपल क्वेश्चन था, कार्नोट इंजन का सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओहो क्या बोल रहे हैं भैया, इससे क्वेश्चन तो एकदम क्या है, इस बार क्या है बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बार बार हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कंसीडर ए नेटवर्क ऑफ द रजिस्टर एज शोन इन द फिगर एंड फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। हमको यहाँ पे क्या देखा है, एक सर्किट दे रखा है, इज एज गिवन टू अस, ये सर्किट है हमारा, और हमको बताना है ए और बी के बीच में क्या होगा, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा तो ये 1 ओम 1 2 3 2 लगा हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे लगा है कनेक्टिंग वायर, ये वाला वायर है भाई, ये दोनों तो ठीक है वायर लगा है, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर लगा है, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में कोई करंट नहीं जाने वाली, और इस वाले पार्ट में भी कोई करंट जाने वाली नहीं है। जो भी करंट जाएगी कैसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी यहाँ से, है ना, ऐसे निकल जाएगी, है ना बेटा। तो अब बस कहानी खत्म होगी, क्या बन गया ये, अगर इस केस में देखा जाए तो कहानी क्या बन जाएगा भाई, तो ये है हमारा क्या, देखो ये यहाँ से 2 ओम आएगा ऐसे,
तो एक बार फिर भी बना देता हूँ वैसे एक लाइन में, और है तो आसानी। 2 ये ओम और ये 2 ओम आपस में क्या बन जाएंगे, पैरेलल में, बट फिर भी क्या हमको समझ में आया इसलिए मैं दोबारा फिर से बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 1 ओम, यहाँ क्या लगा है भैया 2 ओम लगा है, और ये 2 ओम कैसे बनेगा, ऐसे इसके साथ पैरेलल में, है ना। ये 2 ओम बन जाएगा हमारा ऐसे 2 ओम, और यहाँ क्या लगा है बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा 3 ओम लगा हुआ है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हाँ भाई अब तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन, अब तो क्या बचा, 2 और 2 1, यहाँ लगेगा 1, है ना, इसको हटाओ, यहाँ पर बनेगा ये 1 और यहाँ लगेगा 1 और ये 3, 1 1 2 और 3 5 सीरीज़ में है ना। कितना बन जाएगा इस केस में, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी इज़ 5 ओम। खत्म, सिंपल क्वेश्चन था बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ओके, यूनिट एंड डायमेंशन से फिर से एक बार 24th की शिफ्ट 1 में भी आया था, 2 में भी आया है, और 25 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन का। चलिए देखते हैं बट आगे हमसे क्या बोल रहा है, ये मैच द कॉलम। भाई हम जानते हैं वी कैन चेंज द यूनिट इन डायमेंशन एंड डायमेंशन इन यूनिट। डायमेंशन को हम कर सकते हैं यूनिट में कन्वर्ट, और यूनिट को कर सकते हैं डायमेंशन में कन्वर्ट, हमने सीखा है क्लास में, है ना। चलिए करते हैं बात, देखिए कहानी क्या बनेगी। प्रेशर की भाई पूछ रहा है यूनिट, तो इसका डायमेंशन हम निकाल लो, क्या दिक्कत है। देखो भाई कहानी क्या बन जाएगी यहाँ पर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो यही कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलो नीचे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर क्या बनेगा, फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की क्या बनेगी यूनिट हम जानते हैं, सॉरी डायमेंशन फार्मूला mLT की पावर -2। एरिया क्या होगा, L स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये ml-1 t-2। m को क्या लिखोगे भैया, m क्या है, मास की मास का डायमेंशन फार्मूला है, l क्या है लेंथ का, t है टाइम का, क्या बनेगा kg मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -2, ये बन जाएगा, है ना। कहाँ लिखा है, kg मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -2, भाई ये लिखा हुआ है। तो इस केस में हमारी कहानी का प्रेशर का क्या है, हमारा p का जो है मतलब फर्स्ट वाले का हमारा क्या है कनेक्ट, जो सही मैचिंग हुआ है s, ठीक है। नेक्स्ट इम्पल्स, अरे इम्पल्स तो क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो भाई इम्पल्स के बारे में अगर बात करें तो I इक्वल टू क्या होता है हमारा डेल्टा पी, या जे बोलते हैं इसको ना, जे इक्वल टू डेल्टा पी होता है हमारा। तो इस केस में कहानी क्या बन जाएगा, जे इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल्टा पी। तो भाई जो मोमेंटम क्या आएगी, यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, लिखने की जरूरत भी नहीं, एक लाइन में आ जाएगा। m इंटू वी, m का होगा किलोग्राम, v का होगा मीटर पर सेकेंड। चाहे तो यूनिट लिखो चाहे डायमेंशन फार्मूला लिखो, आपकी मर्जी है ना। बट अपन उसमें लिख रहे थे, इस पर एक बार क्या फॉर्मेलिटी के लिए लिख दे रहे हैं, क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कहाँ लिखा है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये लिखा हुआ है p। तो क्या बन जाएगा भाई इसका, s का, ये बन जाएगा p। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके देखिए भाई क्या बनेगा, ऊपर करते थोड़ा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर लिखेंगे एक लाइन में तो क्या हम जानते हैं फिजिकल टू होता है माइनस ऑफ नीटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, है ना। विस्कोसिटी का फोर्स का फॉर्मूला है, पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं, फ्लूइड में पढ़ते हैं। ये है नीटा हमारी विस्कोसिटी, निकालते हैं भाई यहाँ से इसकी यूनिट क्या आएगी, दिखे रहा। तो इसके लिखें अगर हम यूनिट लिखते हैं तो कहानी क्या बन जाएगी भाई, नीटा की वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, एफ बाई ए, नीचे क्या बनेगा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, याद आएगा। एफ यूनिट बोलो, या फिर चाहे तो डायमेंशन फार्मूला करो, आसान रहेगा। mLT की पावर -2 डिवाइड बाई एरिया क्या बनेगा, L स्क्वायर, ये बनेगा LT -1, वेलोसिटी में चेंज है ना तो वही वेलोसिटी का आएगा, तो बनेगा LT -1, नीचे लिखा है L से L उड़ गया, क्या बचा T -1, ऊपर जाएगा क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा m भाई L स्क्वायर, ऊपर जाएगा बनेगा ml-1 T -1, ये क्या लिखा है, किलोग्राम मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर, किलोग्राम मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1। हाँ ये कहाँ लिखा है, देखो जरा चेक करते हैं कहाँ लिखा है, किलोग्राम मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1 क्यू में लिखा हुआ है। तो हमारा इस केस में कहानी क्या बन जाएगी भैया, कि इसका हमारा बन जाएगा क्या, क्यू मैचिंग हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम, है ना, एकदम आसान भाषा में, चलो यही करते हैं, यही कर देते हैं, ठीक है। कहाँ बार बार जाएंगे, यही कर देते हैं। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू क्या है, आसान भाषा में क्या बनता है, mvr। m क्या है, m है अपना मास, तो kg, यूनिट भी लिख सकते हो चाहे तो यूनिट ही लिखते हैं क्योंकि अपन यूनिट में सारा काम उसमें कर रहे हैं ना, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूले में सारा काम कर रहे हैं, तो उससे कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से कर सकते हो। m का m है, v का बनेगा LT -1, इसका कितना बनेगा, l क्या बनेगा ml स्क्वायर T -1, क्या बन गया ये, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -1, कहाँ लिखा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -1, हमारा क्या बन जाएगा इस केस में
आर, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सा क्या है एक्चुअली, कहा अगर देखा जाए तो डायमेंशनल फार्मूला से क्या है एक्चुअली, डायमेंशनल फार्मूला से और यूनिट डायमेंशन से क्या है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इनको क्या एक बार रिवर्स करके जाइए। शिफ्ट 1 का पेपर चल रहा है अपना, ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा हाँ भाई, a ball of mass m is equal to 100 ग्राम is kept in a tunnel along the diameter of earth, find its time period of the simple harmonic motion। भाई ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, प्रूफ तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फिर भी एक बार आपको ये डाटा याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, है ना। क्लास में कराया भी जाता है। क्या होता है देखिए भाई कहानी, कि अगर मान लो क्या है ये मान लो क्या एक क्या अर्थ है ये, ठीक है ना, और अर्थ में क्या क्या अराउंड है ना, एक इमेजिनरी क्या करते हैं यहाँ पर टनल क्या खोदते हैं, है ना, और यहाँ पे क्या करते हैं एक पार्टिकल को ड्रॉप कर देते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, ये अभी प्रूव भी कर दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये जो पार्टिकल क्या है वो एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। या फिर अगर हम क्या करते हैं, अगर इसके डायमीटर के अलॉन्ग टनल ना खोद कर इसके कॉर्ड के अलॉन्ग, है ना, ये तो डायमीटर था, है ना, कॉर्ड के अलॉन्ग, है ना, ऐसे यहाँ पर। अब ये कॉर्ड क्या ऐसे टेढ़ी किधर भी सकती है, ये डायमीटर क्या टेढ़ा भी सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना, सारी वैल्यूज में प्रूफ सेम ही आता है, ठीक है। अभी समझाने के लिए बच्चों को अपन क्या है ऐसे ले रहे हैं एकदम सिंपल, बाकी ये कॉर्ड चाहे टेढ़ी हो चाहे सीधी हो किधर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही फॉर्मूला आता है भैया। तो यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल क्या करते हैं ड्रॉप कर देते हैं, तो इस केस में कहानी क्या है, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है ना, ऊपर नीचे मूव करता रहेगा, और उसके बाद टाइम पीरियड आता है, टी की वैल्यू कितनी आती है हमारी, टी इक्वल टू आता है कितना, 2 पाई रूट के अंदर r/g, है ना, ये आता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो पहली बात आपको ये रट्टा होना चाहिए, चाहे तो अलॉन्ग द टनल हो या फिर चाहे तो सॉरी अलॉन्ग द डायमीटर हो या फिर अलॉन्ग द कॉर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो फिलहाल तो सीधा अपने लाइन में आंसर किया गया ये। अब हम एक बार 2 मिनट तक खट से प्रूव कर देते हैं, 2 मिनट लगेगा, देखिए फटाफट स्पीड में ना, तो इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। तो भाई इसको करते हैं प्रूफ, देखिए भाई फटाफट देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला, है ना, प्रूव करते हैं। तो भाई कहानी क्या है, यहाँ पे ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड हमने क्या किया, टनल ड्रग की है ना, ऐसे, और यहाँ पे सेंटर पे अगर अर्थ का मास m मान लेते हैं, अर्थ की डिस्टेंस कितनी आ रही है, और यहाँ से क्या किया है, एक m मास के पार्टिकल को क्या कर दिया आपने, यहाँ से छोड़ दिया है। तो अपन को प्रूव करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। आप जानते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने को कैसे पता करते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है, जहाँ पर बॉडी पर लगने वाला फोर्स 0 होता है, इसके बाद उसको करते हैं डिस्प्लेस उसकी मीन पोजीशन से, देन फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। तो कहानी क्या बनेगी इस केस में, इस बॉडी को इसकी मीन पोजीशन से कर देते हैं डिस्प्लेस। तो कहानी क्या बन जाएगी भैया, ये बॉडी यहाँ, तो देखो जब ये m मास का पार्टिकल कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, 0, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मास है ही नहीं। तो हमारा जो इस केस में जो जिस पॉइंट पे फोर्स हो रहा है वो क्या है, सेंटर है। तो क्या करेंगे, इस m मास के पार्टिकल को पहले हम कहाँ लेकर आएंगे, सेंटर पे, इसको क्या करते हैं साफ करते हैं एक बार, सेंटर पे लेकर आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसकी मीन पोजीशन से, ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ से x से कर दिया डिस्प्लेस, ठीक है भाई। तो इस केस में कहानी क्या होगी, इस पर एक फोर्स लगेगा किधर की तरफ, नीचे की तरफ, अर्थ का सेंटर लगा रहा होगा, कितना लगाएगा, m × g डैश। g डैश क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पर, है ना, अगर हम बात करें यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है इस पर नीचे की तरफ, है ना, हमने अच्छे से लिखने के लिए इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है, एक्चुअली ये जो पार्ट ऑफ अर्थ है ना, ये जो x दूरी के पार्ट ऑफ अर्थ है, इतना पार्ट ऑफ अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है, ठीक है ना। तो ये फोर्स कितना आएगा अभी देखिए, अगर F लिखना है, F इक्वल टू कितना होता है, g इंटू इतने अर्थ का मास बनाते हैं m डैश है ना, तो g m डैश इंटू m, g m डैश इंटू m डिवाइड बाई दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, है ना। सारे के सारे मास को कहाँ मान लेंगे, सेंटर मान लेंगे, इस m डैश मास को, बाय दूरी कितनी है, x का स्क्वायर। m डैश क्या होगा देखिए, 4/3 पाई r क्यूब का मास कितना है, 4/3 पाई r क्यूब का मास कितना है भैया अपना, m है। तो यूनिट का बनेगा m/4/3 पाई r क्यूब, है ना। और अगर देखा जाए तो इस वाले पार्ट का कितना वॉल्यूम है, 4/3 पाई x क्यूब। तो अगर मैं लिखूँ सीधा लिखूँ m डैश, भाई ये रहा यूनिट का, तो m डैश के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे m डैश से कर देंगे मल्टीप्लाई, m डैश के वॉल्यूम से कर देंगे मल्टीप्लाई। m डैश कितना आएगा भैया, m डैश वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई x क्यूब। तो क्या क्या उड़ गया, अगर देखा जाए यहाँ इस केस में तो क्या उड़ गया भाई, 4/3 पाई उड़ गया। तो m डैश की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई, वो m × x क्यूब बाई r क्यूब, ये आ गई है हमारी इसके मास की वैल्यू। तो जो लगने वाला फोर्स आएगा F की अगर वैल्यू लिखी जाए तो यहाँ पुट करो, g × m × x क्यूब डिवाइड बाई r क्यूब इंटू m आएगा डिवाइड बाई x का स्क्वायर, x से x उड़ गया। लगने वाला फोर्स कितना है यहाँ पर, g × m डिवाइड बाई r क्यूब विद x, और एक क्या माइनस साइन, क्यों माइनस साइन, क्यों सर माइनस साइन क्यों, हाँ भाई देखो सर,
अगर बॉडी को इसकी मीन पोजीशन से करेंगे डिस्प्लेस, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, उस पर ऊपर की तरफ, फोर्स किधर है, नीचे की तरफ, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन। अभी देखो F इज इक्वल टू एम में कर देंगे, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कहानी क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा क्या, दैट F इज इक्वल टू आ जाएगा एम में इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ जी इंटू एम डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू एक्स, एम से एम उड़ गया, ए कितना बन गया, माइनस ऑफ जी एम बाई आर क्यूब इंटू एक्स। आपने पढ़ा होगा जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उसका टाइम पीरियड का जो उसका जो फॉर्मेट बनता है, क्या बनता है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो टाइम पीरियड क्या बनता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो इस केस में लिखा जाए टाइम पीरियड कितना बनेगा, यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड आएगा टी की वैल्यू, टी कितना बन जाएगा हमारा इस केस में, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो क्या बनेगा इस केस में, ओमेगा कितना है, 2 पाई बाई ओमेगा बनेगा, 2 पाई बाई, हाँ भाई ये ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, ऊपर क्या बनेगा, जी जाएगा ऐसा आर क्यूब बाई जी एम बनेगा, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जी एम बाई आर स्क्वायर होती है, तो टाइम पीरियड बनेगा 2 पाई रूट के अंदर आर बाई जी। प्रूफ मैंने बना दिया है, फटाफट आप देख सकते हो, कोई आपने पढ़ा भी होगा, वैसे भी आप एग्जाम दे रहे हो जे मेन का, तो पढ़ा भी होगा, वैसी बातें पढ़ा होगा ना। तो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं, बताने की जरूरत थी, ये इसका टाइम पीरियड ठीक होता है, आपको पता भी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, हाँ भाई, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना है, सी हैज़ प्लेट एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो प्लेट सेपरेशन है कितनी है भैया हमारी, वो 5 मिलीमीटर है। इफ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है हमारे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ के इज इक्वल टू कितना हमारा 4, and the thickness of 4 millimeter is introduced between the plates, then the new capacitance will be कितनी होगी। तो देखिए भाई क्या बोल रहा है इस केस में यहाँ पर कि एक जो डायलेक्ट्रिक हमारा क्या बोलते हैं यहाँ पे कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसका जो प्लेट डिस्टेंस है कितनी हमारी वो है प्लेट एरिया ए है, बाद देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, प्लेट एरिया ए है, और दूरी कितनी है यहाँ पर डी है ना, नंबर्स जितना हो सके उतना कम लिखो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी है ना, डी कितना है हमारा, ये लिखा हुआ है डी, ये हमारा डी है ना, ये डी है, सॉरी ये तो ए है ना, प्लेट एरिया है ना, ये तो हमारा क्या है, प्लेट एरिया, प्लेट एरिया है, और डिस्टेंस कितनी है हमारी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ये हमारी डी है, ठीक है ना, दिस इज डी। ओके तो अब हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, नाउ हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब ये जो दूरी थी, इतनी दूरी में जो कि 5 मिलीमीटर की दूरी थी, इसमें हम क्या करते हैं, इसके 4 मिलीमीटर वाले हिस्से में, 4 मिलीमीटर वाले हिस्से में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया है, 4 मिलीमीटर हिस्से में डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया है, तो दूरी कितनी होगी, डी थी उसके 4/5 पार्ट में ना, 4d/5 पर है ना, ये कितना है हमारा, अब चाहो तो इसको आप 4/5 के टर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर मैथ नहीं करना चाहते हो अदरवाइज ऐसे लिख सकते हैं है ना, एक लाइन में खट से आंसर आ जाएगा। ये कितनी दूरी हमारी d/5 है, ठीक है ना। ओके तो अब अगर लिखा जाए इस केस में तो कहानी क्या बन जाएगी भाई, चलो तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ कम से कम करते हैं। डी हमारा कितना है, डी हमारा जो है मैथ वी विल डू एज लेस मिनिमम मैथ एज पॉसिबल, मैथ कम करना चाहोगे तो लिख दो भैया यहाँ पर कितनी है 5 मिलीमीटर है ना। चलिए उससे भी करते हैं, खटाखट उससे भी हो जाएगा है ना, 5 mm एक लाइन में, वरना आप उसको देख कर डर जाओ ये क्या 4d/5 है, क्या d/5 है ना। आसान तरीके से बताइए सर, तो एकदम आसान तरीका पकड़ो, एकदम आसान तरीका, खटाखट सीधा सीधा वैल्यू लिखो ना, क्या दिक्कत है, बात तो वही है ना। कितना है ये हमारा कितना है 4 mm है, ये कितना है भैया 1 mm है, ठीक है ना कोस, ठीक है। बस अब क्या करना है यहाँ पे, इसका लिखना है कैपेसिटेंस। तो देखो भाई कहानी सी, अगर बात करें तो यहाँ पे देखो ये दो कैपेसिटर है सीरीज में, इसका C1 इसका C2, तो C1 की वैल्यू को लिखी जाए, C1 कितना बनेगा हमारा बेटा इस केस में, C1 की जो वैल्यू आएगी C1, यहाँ पे इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है वो है 4 K एप्सिलॉन नॉट, प्लेट एरिया तो A ही है ना, दूरी कितनी होगी, ये दूरी हो गई इस केस में कितनी D कितना है हमारा 4 mm है ना। ओके अच्छा ये C1 आ गया, और C2 क्या है भाई, ये दो कैपेसिटर हैं जो कि लगे हैं किसमें सीरीज में, C2 कितना बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए, तो इसी में ही है, डी कितना हो गया भैया 1 mm। थोड़ा अच्छे से अगर बात करें समझाने के लिए तो देखो भाई यहाँ पे 5 से ऊपर मल्टीप्लाई मारो, 5 से करो डिवाइड, तो देखो ध्यान से तो क्या हो गया, क्या आएगा ये 5/5 आ जाएगा। तो अगर देखो ध्यान से तो एक्चुअली ये जो C2 है वो C2 क्या है एक्चुअली 5 टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस हो गया C का, है ना, 5 गुना हो गया इसका, कहीं नहीं है। और इसको देखें अगर तो K की वैल्यू कितनी है 4 से 4 उड़ जाएगा, K की वैल्यू कितनी है 4 है ना, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, तो यहाँ भी कितना बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/1 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 5C। C1 कितना बन जाएगा 5C, ये भी 5C है, ये भी 5C है, दोनों सीरीज में है।
नेट कैपेसिटेंस चाहिए भैया, नेट कैपेसिटेंस देखो क्या यही कर देते हैं और क्या है, सी नेट क्या बनेगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो C1 कितना है 5C है ना, 5C इंटू C2 कितना है 5C डिवाइड बाई दोनों का सम 10C, तो क्या हो गया, ये आ गया नीचे 2 कितना बन जाएगा 2.5C है ना, नेट कितना बन जाएगा इस केस में 2.5C। सिंपल है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए कार इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इन ऑन सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस r। अच्छा, ए पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार, फाइंड द एंगल मेड बाय द पेंडुलम विद द वर्टिकल व्हेन r इज इक्वल टू इतना, g इज इक्वल टू इतना। तो कहानी क्या है देखो भाई यहाँ पर कि ये एक समझाने के लिए बोलते हैं लेट्स कॉल कि भाई क्या है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए ये क्या है, एक कार है, सॉरी ये रोड है ना, और इस पर क्या है ऐसे यहाँ पर समझते हैं ऐसे, ऐसे रोड गई है ऐसे, ठीक है ना, और इस पर एक क्या कार ऐसे आ रही है ऐसे, और इसमें क्या है यहाँ पर एक जो है वो पेंडुलम जो है वो लटका हुआ है ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हम कार के फ्रेम में खड़े हो जाते हैं समझने के लिए, है ना, तो क्या होगा देखो इस पर कार के फ्रेम में खड़े हैं, तो इस केस में कहानी क्या है भाई, हम रोटेटिंग फ्रेम में हैं, तो ये तो क्या कर रहा है भाई सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो इस पर क्या लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये जो भाई साहब हैं किधर भागेंगे, एक की तरफ भागेंगे, कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m इंटू v²/r है ना, ये लगेगा इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो m मास का पार्ट के लिए बाहर भागेगा। अभी मैं थोड़ा इसके अकेले बात करता हूँ, वी आर इन द फ्रेम ऑफ कार के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, तो कहानी क्या होगी देखो, कार के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम अपन कार के अंदर आ चुके हैं, ये मतलब अलग बना रहे हैं, कार के अंदर आ चुके हैं, तो हम कार के अगर अंदर देखें तो कहानी क्या बनी है बेटा, ये जो है अपना ये जो पेंडुलम है ये क्या हो जाएगा, थोड़ा टिल्ट होकर किस पर लगेगा फोर्स बाहर की तरफ, तो टिल्ट होकर किधर इधर आ जाएगा ऐसे कुछ यहाँ की ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और ये कार ऐसे बाहर की तरफ आ रही है अभी भी, ये एंगल कितना है हमारा थीटा है, तो इस केस में देखा जाए तो कहानी क्या बनेगी भाई, देखा जाए तो इस पर लगेगा एक फोर्स mv²/r बाहर की तरफ, mv²/r लगेगा बाहर की तरफ, और एक mg लगेगा किधर नीचे की तरफ है ना, और एक टेंशन टी किधर लग रहा है इधर की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से भाई साहब ये दोनों क्या बॉडी क्या पूरी इक्विलिब्रियम में है ना, डायरेक्शन इसकी है। तो अगर देखा जाए इस केस में तो इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगा। देखो इन दोनों का नेट फोर्स जो होगा वो किधर आएगा, वो टेंशन के जस्ट अपोजिट आएगा, क्यों, इक्विलिब्रियम में भाई, इन दोनों फोर्स का जो नेट आएगा नीचे की तरफ किधर आएगा, टेंशन के जस्ट अपोजिट, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स भी इधर लग रहा है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, देखो ये है mg, ये क्या बनेगा mv²/r, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, क्या बनेगा tan थीटा इक्वल टू क्या बनेगा बेटा mv²/r डिवाइड बाई mg, m से m उड़ गया, tan थीटा इक्वल टू कितना बन गया है v²/rg, ठीक है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, फटाफट देखते हैं भैया, तो वैल्यू ये रखते हैं क्या, ये रखते हैं है ना, तो कहानी क्या बन जाएगी इस केस में tan थीटा ये कर देते हैं ना, तो क्या बनेगा tan थीटा की वैल्यू v² कितना हमारा आई थिंक 2 दे रखा था हमको शायद है ना, वही v की वैल्यू में रखी थी 2, कार इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो कार की स्पीड कितनी है बेटा 2 मीटर पर सेकंड है, तो 2 का स्क्वायर बाई r कितना है हमारा 8/15 दे रखा है हमको है ना, और g कितना है 0 समझ दिया रखा है, ओके, तो कितना बनेगा देखो यहाँ पर, ये बनेगा 4 और ये डिवाइड में 8/5 तो क्या बनेगा 15/8 बनेगा, 15/8 से लिखा है ना, मैं तो देख रही हूँ 15/8, ये आएगा 4 है तो ये लिखाएगा डिवाइड में 8/5 तो 15/8 आ जाएगा, सही लिखा है, और नीचे जो 10 है 10 कहाँ रहेगा, 10 तो नीचे रहेगा, हाँ सही है, ओके। मैथ क्या ये बताओ जरा, गया 20, tan थीटा इक्वल टू क्या बन गया 3/4, थीटा कितना है हमारा बताओ, थीटा 37 डिग्री, सिंपल है, नहीं है क्या, कुछ नहीं करना था भाई, यहाँ पे गाड़ी के फ्रेम में आ जाओ, गाड़ी के फ्रेम में आओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, इसकी वजह से बाहर भागेगा, नेट फोर्स क्या होगा इस पर इक्विलिब्रियम होगा। हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम यहाँ पे खड़े होकर क्या बात कर रहे हैं, जो गाड़ी भाग रही है ना, गाड़ी चल रही है उसमें अंदर बैठ कर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट तो क्या आंसर आना है इस केस में 37 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या बोल रहा है यहाँ पर,
तो देखिए बेटा क्या बोला है, एन EM वेव इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हमसे बोला है इस केस में, ये एक यहाँ पर अगर बात करें एक्स वाई और जेड है, और यहाँ पे जो EM वेव है वो किधर मूव कर रही है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में बाहर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। हमसे बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो क्या दिक्कत है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो हम जानते हैं भाई जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में EM वेव करती है प्रोपेगेट, वो E क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। तो भाई अगर बात करें यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर किधर है भाई, बाहर की तरफ है। तो देखें भाई इस केस में, और हम जानते हैं भाई तीनों क्या होते हैं आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है यहाँ पर, वाई डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी वेक्टर किधर बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड पक्का ही या तो प्लस एक्स में होगा या फिर माइनस एक्स में होगा। तो देख लो भैया जिसमें क्या ये मैच करता है सिचुएशन वही दूरी होगा। तो अगर बात करें यहाँ पर मान लेते हैं समझने के लिए भैया कि जो है जो मैग्नेटिक फील्ड किधर बेटा, दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो E कैप क्रॉस B कैप, E क्रॉस B किधर आएगा, पीछे की तरफ आएगा। पीछे की तरफ आएगा तो क्या जाना चाहिए पीछे, बट ये तो आगे जा रहा है, मतलब ये गलत है ना। तो अब देखते हैं भाई पीछे की तरफ, मतलब कि अलॉन्ग द माइनस एक्स एक्सिस, अगर B इधर की तरफ हो तो क्या होगा, तो E क्रॉस E वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ, B किधर है इस डायरेक्शन में, E क्रॉस B किधर आएगा, बाहर की तरफ। मतलब इस केस में मैग्नेटिक किधर है बेटा, बाहर की तरफ है, तभी तो ये क्या है V की डायरेक्शन से मैच कर रहा है, क्योंकि तीनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा इस केस में, B इज अलॉन्ग द माइनस I कैप डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Carnot engine gives 50% efficiency for source temperature of 600 Kelvin. What should be the source temperature if neta is equal to क्या है 70% is required for same sink temperature. तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन। क्या बोले, कार्नोट इंजन है जिसके लिए 50% इफिशिएंसी पे काम कर रहा है फॉर सोर्स, जिसका सोर्स कितना है हमारा 600, कितना है 600 हमारा केल्विन है, सोर्स हमारा कितना है 600 केल्विन है, और सिंक टेम्परेचर हमको क्या है यहाँ पर पता नहीं है। क्या बोल रहा है, अब सोर्स का टेम्परेचर क्या हो जिससे कि इफिशिएंसी हमारी क्या हो जाए भैया 70% हो जाए, लेकिन हमारा जो सिंक का टेम्परेचर सेम रहे। तो हम जानते हैं जो इफिशिएंसी आती है वो क्या आती है भाई, नीटा एग्जाम्पल 1 माइनस क्या बनेगा इस केस में, T2/T1 आती है इनटू 100। अब हमसे बोल रहा है कि इस केस में 50% इफिशिएंसी है, तो 50 बन जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू होगा 1 माइनस T2/T1, है ना भाई, इनटू क्या बनेगा 100। ये इधर कट जाएगा कि कितना बनेगा 1/2, तो 1/, तो मैथ तो एक लाइन में कर सकते हो 1 माइनस T2/T1। तो यहाँ से क्या बनेगा, T1 हमारा कितना है 600 केल्विन है, पता होगा वैसे भी, रखो तो रखो, ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिलहाल तो यहाँ से क्या बनेगा, ये आएगा इधर 1/2, तो T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, T2/T1 इक्वल टू हाफ आ जाएगा। तो T2/T1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2, तो T2 कितना आएगा हमारे यहाँ पर 300 केल्विन। तो पहली बात हमको मिल गया इस केस में क्या, सिंक का जो टेम्परेचर वो मिल गया। हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, सिंक का टेम्परेचर हमको पता है कि भाई, अब बोल रहा है कि बताओ सोर्स का टेम्परेचर क्या हो, सोर्स का क्या टेम्परेचर हो जिसकी वजह से कहानी क्या हो कि इफिशिएंसी क्या हो जाए 70% हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सोर्स का टेम्परेचर पता करना है, तो लेट्स कॉल सोर्स का टेम्परेचर T है। तो अब कहानी क्या बन जाएगी इस केस में, अब जो नीटा आ जाए कितना बनेगा 1 माइनस T2, तो हमारे सेम ही है ना, T2/T1, T2 बाद में रख देंगे, बाई T1 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू कितना है हमारा इस केस में 70। 100 नीचे आएगा 1 माइनस T2/T1, है ना। T2 को वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे आएगा तो क्या भाई 100 आएगा, बनेगा 0.7, है ना, यही लिख देते हैं एक लाइन में ना, पॉइंट बन जाएगा 0.7, ये है 1, इधर आएगा क्या बनेगा 0.3 माइनस का, तो T2/T1 इक्वल टू आएगा 0.3, है ना भाई। तो इस केस में चलो थोड़ा सा हल्का ऊपर निकल लेते हैं, तो T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा इस केस में, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा, या फिर ठीक है T1 इंटू 0.3, या फिर क्या है, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हमें चाहिए T1 कितना बन जाएगा भैया, T2/0.3, और T2 कितना आया था 300 आया था, हमको लगता है 300 आया था ना, 300 डिवाइड बाय क्या कर दो इस केस में 0.3 कर दो, क्या दिक्कत है, 0.3 करोगे कितना बनेगा, आई थिंक मुझे लगता है 1000 बन जाएगा, ये 1000 ही तो आएगा, है ना। तो उड़ाओगे तो 1000 किलो जाएगा, है ना। तो इस केस में कहानी क्या नहीं चाहिए भैया, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 1000 किलो होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था बड़ा, कुछ नहीं करना है हमको, बस कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है उसको लगाना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, घुमा घुमा के बनाते रहते हैं बार बार, कोई मतलब नहीं होता, ऐसे प्रैक्टिस हमको करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, इफ द टेम्परेचर, यहाँ अरे भाई क्या है, तो एकदम बकवास क्वेश्चन है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस देन RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू, तो सिंपल फॉर्मूला है भाई, कितने पढ़ा है, VRMS इक्वल टू क्या बनेगा इस केस में, रूट के अंदर 3RT/m,
है ना, यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो VRMS क्या होगा इस केस में, VRMS इस प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, √T आएगा। क्या दिक्कत है, खत्म है, आंसर क्या आ गया, खत्म नहीं है क्या, सिंपल क्वेश्चन है। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट द अर्थ सरफेस इज T, ओके, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ एट विच विच इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। तो क्या बोल रहा है भाई, अर्थ के सरफेस पे टाइम पीरियड कितना आता है हमारा, अर्थ के सरफेस पे हमारा टाइम पीरियड कितना है, T है। अर्थ के सरफेस पे जो टाइम पीरियड आएगा यहाँ पर, अर्थ सरफेस है ना यहाँ पर, तो टाइम पीरियड कितना है, T इक्वल टू π/L/g आएगा भैया, ठीक है। अगर हम अर्थ के सेंटर से जो है वो अर्थ के सेंटर से क्या चले जाते हैं, अर्थ के सेंटर से हम सर्टेन हाइट पे जाते हैं और वो हाइट कितनी है भाई, इसकी रेडियस का डबल है। सेंटर से डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये कितनी है, 2r है। तो ये भी r बन जाएगा, ये भी 2r बन जाएगा। तो हम अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, 2r के डिस्टेंस पे, तो बताना है हमको वहाँ पे कितना होगा टाइम पीरियड। तो क्या चेंज होगा, g तो बदलेगा, तो g इफेक्टिव जो आएगा कितना बनेगा, g डैश क्या बनेगा, GM डिवाइड बाई R प्लस H का होल स्क्वायर होता है, H कितना है हमारा R है, कितना बनेगा, GM डिवाइड बाई ये बनेगा RR 2R का स्क्वायर बन जाएगा, क्या बनेगा 1/4 GM का स्क्वायर। तो अब जो G की वैल्यू है ये होता है हमारा G, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस केस में कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पर, ये बन जाएगा G/4। तो हमारा जो G डैश कितना बनेगा, G/4। तो हमारा टाइम पीरियड आएगा T कितना बनेगा, T डैश 2π रूट के अंदर L डिवाइड बाई G/4, 4 ऊपर जाएगा, रूट के अंदर बाहर आएगा क्या बनेगा 2 टाइम्स। तो T डैश हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, 2 टाइम्स ऑफ T। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, है ना, सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बोला है, ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड रिमेनिंग हाफ विद वेलोसिटी v2, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अरे भैया ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक पार्टिकल है जो कि क्या वेलोसिटी, एक यहाँ पे बात करते हैं ना, ये तो भाई काइनेमेटिक्स में बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है भैया, कितनी बार कराया जाता है, बार बार ये क्वेश्चन। हाँ भाई, एक पार्टिकल है जो कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी है, आसान मैथ करना तो आसानी करते हैं, S/2s है, मैथ कम करनी पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है 2s, तो ये दूरी कितनी बन जाएगी हमारी, दूरी बन जाएगी s, मैथ इससे आसान हो जाएगी और, है ना, ज़्यादा फालतू की मैथ नहीं करनी पड़ेगी, ये भी s। टोटल डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस चलता है कितनी स्पीड से भैया, ये चलता है यहाँ पर v1 स्पीड से, 2s का आधा। रिमेनिंग s की जो टोटल डिस्टेंस की आधी कितनी चलता है, v2 से, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो v एवरेज हम लिखें तो टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा इस केस में, एक बार लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। तो इस केस में देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, S/2s है ना, 2s, और टाइम कितना देखिए, यहाँ पे टाइम लगता है T1, यहाँ पे टाइम लगता है T2 मान लेते हैं, है ना, यहाँ पे टाइम T1 लगा, यहाँ पे टाइम T2 लगा, तो टोटल टाइम क्या बनेगा, T1 प्लस T2। तो अगर देखा जाए इस केस में तो क्या आएगा हमारे यहाँ पर, v एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, 2s डिवाइड बाई T1 कितना बनेगा, s, अच्छा s बराबर v1 इंटू T1, s बराबर कितना बनेगा हमारा v1 T1। तो T1 कितना बनेगा अगर लिखा जाए यहाँ से, क्या बनेगा s/v1। ऐसे ही s बराबर v2 T2, तो T2 कितना बनेगा हमारा, T2 कितना आएगा बेटा, s/v2 है ना, सॉरी v2 है ना, ये v2 है, ठीक है। तो बस अब तो मैथ पता है क्या दिक्कत है, s/v1 प्लस s/v2, मैथ खत्म हो गया, s गया, ये भी गया, तो v एवरेज यहाँ से कितना आ जाएगा, v एवरेज की आ जाएगी यहाँ से, v एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना 2v1 v2 आई थिंक है ना, मैथ पर देख रहे हो, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, मैथ पर देख रहे ना, सिंपल था नहीं क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलने भाई साहब, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स इज 60 डिग्री, अच्छा, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन इज 10 नैनोमीटर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इफ द फ्रीक्वेंसी इज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इफ द फ्रीक्वेंसी इज f। अच्छा, तो भैया क्या दिक्कत है इस केस में, देखो हम तो वेलोसिटी चाहिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम कैसे निकालेंगे, v बराबर f इंटू लैम्डा,
है ना। तो भाई इसके लिए हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, तो हमको इसके दे रखा है भाई। जो फेज डिफरेंस हमारा क्या है वो है, फेज डिफरेंस हमारा कितना है वो है हमारा कितना 60 डिग्री है, ये रखा है अपन को। जब जो दो सोर्स है उनकी बीच दूरी कितनी है 10 नैनोमीटर। तो जब पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स कितना है, तब फेज डिफरेंस कितना है, तो डेल्टा फाई कितना बनेगा, डेल्टा फाई इक्वल टू बनेगा 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा फाई हमारे कितना है यहाँ पर, पाई बाई 3 है ना, 60 डिग्री बराबर 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। तो पाई से पाई उड़ गया, कितना बनेगा बोलो, लैम्डा डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स हमारा लैम्डा नैनोमीटर है ना, डेल्टा एक्स कितना हमारा 10 नैनोमीटर, ठीक है। तो कहने का 1/3 तो कितना आएगा पर, आई थिंक ये आ जाएगा लैम्डा बाई 6 आएगा क्या, लैम्डा निकालते हैं, लैम्डा कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, ले जाओ, लैम्डा इज इक्वल टू कितना बनेगा 6 डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना है हमारा 10 नैनोमीटर, मैथ पर देख रही हो ठीक है ना। कितना बन जाएगा इस केस में अपना 60 नैनोमीटर जो है ये हमारे क्या बन जाएगा इस केस में लैम्डा। आई थिंक हम यहाँ से पूछ रहा है इस केस में क्या फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है ना, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव है तो वेलोसिटी तो स्पीड तो क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना, फाइंड द फ्रीक्वेंसी है ना, फाइंड क्या होगा इस केस में फ्रीक्वेंसी होगी आई थिंक है ना। चलिए क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, ऑब्वियस सी बात है ना, तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लैम्डा मिल गया, तो वी बराबर कितना है एफ लैम्डा, क्योंकि वैसे भी अगर बात की जाए तो भाई स्पीड ऑफ लाइट तो क्या होगी उसकी 3 × 10⁸ होगी ना, अगर हम मीडियम कौन सा एयर है। तो बस हमें क्या चाहिए, एफ चाहिए, एफ कितना बन जाएगा यहाँ पर वी बाई लैम्डा, और वी है 3 × 10⁸। अब मैथ कर लो भैया, मैथ तो कर ही लोगे ना, 60 × 10⁻⁹ यहाँ से ले आओ ऊपर, इसको लैम्डा यहाँ से एफ निकाल लो, एफ किस में आएगा हर्ट्ज में। सिंपल क्वेश्चन है ना, कर सकते हैं, वी कैन डू इट। नेक्स्ट, ओके, इन एन LCR सीरीज सर्किट द कैपेसिटेंस इज C एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज ओमेगा, ठीक है। द इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सर्किट फॉर विच द सर्किट हैज मैक्सिमम करंट। ओ हो, क्या बोल रहा है, एक सर्किट एक LCR सर्किट है, ये कैप्शन C है, और अगर हम बात करें यहाँ पर द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ AC कितना है ओमेगा दे रखा है, तो हमसे क्या बोला, तो इसमें कहानी क्या बन जाएगी कि कितना हम इंडक्टर लगाएं कि सर्किट में मैक्सिमम करंट आए। LCR सर्किट में मैक्सिमम करंट कब आती है, जब कहानी क्या होती है, जब वो एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है, मतलब जब फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 1/√LC, व्हेन ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 1/√LC। तो हमसे L के बारे में पूछ रहा है, तो स्क्वायर मार दो, कितना बनेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बनेगा 1/LC। हमसे क्या पूछ रहा है, आई थिंक L के लिए पूछ रहा है, L कितना बनेगा 1/ω²C है ना। तो अगर हम ये लगाएंगे कहानी के 1/ω ये लिखा हुआ है ना, तो जब ये हम लगाते हैं इंडक्टेंस, तो उस केस में कहानी क्या होगा कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में पूरा का पूरा सर्किट होगा, और क्या होगा यहाँ पर उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। If the half-life of radioactive material is 30 minutes, find the time taken for 75% completion of the process। क्या बोला, हाफ लाइफ में दे रखा है टी हाफ हमको दे रखा है क्या है, दैट इज 30 मिनट हमें दे रखा है। हमसे बोल रहा है 75% कंप्लीशन का मतलब क्या है, 75% डिके हो गया, 75% डिके हो गया तो बचा कितना 25%, और 25% बचने का मतलब है 1/4 है ना, 1/4 बचा, तो कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगे भैया, 2 हाफ लाइफ हो जाएंगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन फॉर, तो 2 हाफ लाइफ हो जाएंगे, तो n इक्वल टू कितना बनेगा भैया यहाँ पे, t इक्वल टू क्या बनेगा, ऐसा होता ना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना बन गया, ऐसा n क्या होता है ना 2, तो t कितना बनेगा, ऐसा लिखते हैं ना, t/t हाफ इक्वल टू कितना n लिखते हैं ना, यहाँ कुछ नहीं लिखा रही है, इक्वल टू n, ये फॉर्मूला होता नहीं होता है, 9 ने पढ़ा होगा, n इज इक्वल टू n0 1/2 टू द पावर n, n इज इक्वल टू क्या है t/t हाफ है ना, ये भी पढ़ा होगा। और एक पढ़ा होगा अपने क्या रदरफोर्ड सोडी लॉ, n इज इक्वल टू n0 टू द पावर माइनस लैम्डा t, वहीं से ड्राइव होता है ये, ठीक है ना। तो देखो, तो इस केस में क्या होगा भैया, टी हाफ n कितना बन जाएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, जो हमारा नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है 2 है, n को बोलते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो कितना हो गया n 2 हो गया, आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा भैया, हमारा टाइम आ जाएगा हमारा कितना 60 मिनट आ जाएगा, 30 × 2 है ना,
सिंपल क्वेश्चन था भाई, एकदम ख़त्म। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओहो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्या है, एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन। क्या बोला, मैच द कॉलम, है ना। हमें दे रखा है मैच द कॉलम, हमें बताना है इस केस में अलग अलग कंसिडरेशन में बताना है कि कितनी अमाउंट ऑफ क्या करंट फ्लो करेगी। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट तेजी में, इसी में करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे कहानी, तो कहानी क्या बनेगी, देखिए बेटा, हमें दे रखा है एक करंट कैरिंग वायर है और यहाँ से करंट आ रही है और एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, है ना। इसके बाद यहाँ से करंट आई, फिर इधर निकल गई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। काम करो ना, यहाँ पे छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट लगा लो यार, है ना। जितनी करंट इधर जाएगी उतनी करंट वापस आएगी, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक बन जाएगा लूप, है ना। ये बन जाएगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक लूप, और ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एक लूप, ये बन जाएगा सिंगल वायर। दोनों इधर को नलीफाई कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखे जाए इसकी वजह से, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर सीधा आंसर लिखता हूँ खड़ा कर स्पीड में। तो भाई साहब इस वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड रहेगा नीचे की तरफ, कितना आएगा, μ0/2 I बाई दूरी कितनी r, स्मॉल आर कैपिटल आर लिया इसमें, तो कैपिटल आर पर ले लेते हैं, ठीक है। ये कैपिटल आर लिया, सब में कैपिटल आर लिया इसमें, क्योंकि आंसर में कैपिटल है ना। और इस वाले भाई साहब की वजह से वायर पकड़ लो, किधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ आएगी, कितनी आएगी, μ0/2 पाई I/r, है ना, I/r, ये भी I है, ठीक है। और अगर बात करें इस केस में, तो बड़ा कौन है भाई, यहाँ बड़ा कौन है, ये बड़ा होगा, इसलिए नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस साइन, है ना। नीचे की तरफ बड़ा मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू बड़ी उसको बड़ा मान लो, क्या दिक्कत है। हाँ भाई, तो मैं वैल्यू चाहिए इस केस में, कहानी क्या आएगी, देखिए यहाँ पर लिखते हैं सिंपल, क्या बन गया, बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी जो आ जाएगा हमारा μ0/2 I/r 1 - 1/पाई लिखा है क्या ये, क्या बनेगा ये, पाई माइनस 1/पाई, यहीं सॉल्व कर दें क्या, तो कितना बनेगा, पाई माइनस 1/पाई, यहीं लिख दो खत्म, पाई माइनस 1/पाई, ना सिंपल। किधर है मैग्नेटिक फील्ड, इन्वर्ट द प्लेन। तो कहाँ दिखा आपने, कहाँ लिखा आंसर इस केस में, कहाँ है ये, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, पहले वाले का जो है वो बन जाएगा क्या, एस, पहले वाले का बन जाएगा इस केस में क्या, एस बन जाएगा। तो पहले वाला हमारा क्या है, जो फर्स्ट का जो कनेक्शन है, जो है फर्स्ट का जो मैच द कॉलम है, वो क्या है, फर्स्ट का एस है, लिखते रहो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कर लेते हैं क्या, देखो भाई, ये एक वायर यहाँ से आ रहा है, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर आ रहा है, और यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर वायर है, और दूसरा यहाँ इधर जा रहा है। ये जो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से अगर बात करें तो ये कैसा है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, और सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड, वायर पकड़ लो भैया, वायर पकड़ लिया, किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, नीचे की तरफ आएगा। तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर के लिखा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे लिखते हैं वाइट से, B1 किधर आएगा, नीचे की तरफ, μ0/4 क्या है वायर ना, मतलब 4 पाई I/r, ठीक है। अच्छा, और इस वाले इस सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से बात करें कितना बनेगा, ये भी किधर आएगा भाई, वायर को पकड़ लो, किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो दोनों सिंपली क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या होंगे, μ0/ पूरे वजह से कितना आता है, 2 आता है, हाफ हो गया, इसलिए 4 हो जाएगा, उसका भी हाफ हो जाएगा ना, μ/4, फिर 2 का 1/2 का हाफ कितना होता है, 1/4 होता है ना। दोनों के ऐड हो जाएंगे, इसकी वजह से कितना, 0। तो नेट बी जो आएगा हमारा कितना बनेगा, μ0/4 पाई, तो बाहर ही निकाल लेते हैं पूरा, है ना। ये क्या बनेगा, 1 प्लस आई थिंक पाई बन जाएगा शायद, यहाँ पे पाई कॉमन लो ऊपर नीचे, ये बन जाएगा, कहाँ लिखाइए, क्यू है, ठीक है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, ये सेकंड का क्यू। ऐसे ही क्या सब में चाहें तो मैच कराते हो, सिंपल, अब क्या दिक्कत है, ऐसे आप फटाफट खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो फिर भी कर देते हैं, 2 मिनट लगेगा। हाँ भाई, बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या ये एक वायर है, ऐसे करंट आ रही है, ये दूरी कितनी है, अपनी आर है, ये दूरी कितनी है अपनी आर। तो इस वाले एक सेमी सर्कुलर वायर है, किधर आएगा, वायर पकड़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इस वाले वायर को पकड़ लिया, वायर पकड़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड, वायर पकड़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वायर पकड़ लिया, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और इस वाले पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इन्वर्ट द प्लेन, पकड़ के क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड का लिखें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, देखो यहाँ पे लिखते हैं बी μ0/ इसकी वजह से 4 पाई I/r। अब इसकी वजह से भी किधर बेटा, नीचे की तरफ ही है, तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, नीचे की तरफ। और इस वाले भाई साहब की वजह से बात करें तो सेम डायरेक्शन से पता चल रहा है, इसलिए तो क्या पकड़ के ऐड कर दो, μ0/4 I/r, क्या बनेगा, ये बन गया μ0/2 पाई I/r, है ना, प्लस μ0/4 I/r। अब तो मैथ बात करनी है भैया, देखो जो भी क्या है अच्छा लगे पढ़ लो। तो एक काम करते हैं, अच्छा सा मैथ करने के लिए क्या करें भाई बताओ,
2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो और क्या कर सकते हैं ना, मिनट पे क्या बनेगा, मिनट बाई 2 पाई, मिनट बाई 2 निकालते हैं, मिनट बाई 2 पाई निकालते हैं, कितना बन जाएगा, मैथ कर रहे हैं सिंपल, मिनट बाई 2 आई बाई आर, तो अंदर क्या बचा 1 बाई पाई प्लस आई थिंक ये बचा 1 बाई 2 बचा क्या है ना, ये तो बचा क्या है ना, 1 बाई 2 बचेगा यहाँ पे अंदर, ठीक है। तो नेट अगर मैथ भी लिखा जाए तो इस केस में कहा तो मैथ चलिए मैं मैथ है, ये तो सिंपल मैथ है, मैथ तो खुद ही कर सकते हैं ना। तो म्यू नॉट बाई पाई प्लस 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 पाई, 4 पाई आई बाई आर और पाई प्लस 1 कहाँ दिया भैया, ये पाई प्लस 1 की पाई प्लस 2, पाई प्लस 2 आएगा ना, पाई प्लस 2 है ना। ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड के इधर नीचे की तरफ क्या बन जाएगा इसका आर, क्या बात है भाई। थर्ड का बन जाएगा हमारे इस केस में क्या, थर्ड का हमारा क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, थर्ड का जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है आर। अब जो नहीं मैच किया वही आंसर है, बाकी चौथे वाले का क्या है, ठीक है ना, खुद से कर सकते हो, अदरवाइज क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पर इसकी वजह से कितना 0, इसकी वजह से भी 0, ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, सीधा एक लाइन में आंसर कितना बनेगा यहाँ पर, सेमी सर्कुलर वायर है, कितना मैच मिलेगा ये इसकी लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर खत्म, कहाँ दिया है, कौन सा मैच नहीं किया था, पहला वाला ना, हाँ पी वाला, तो क्या बन जाएगा इस केस में, पी इज़ द एक्चुअली इसका पी इसका आंसर बन जाएगा हमारा। ओके तो ये था बेटा, इसमें आई थिंक एक क्वेश्चन अभी और रह गया। हाँ बेटा, तो देखिए क्या बोल रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ हॉट सूप इन ए बाउल गोज 98 to 86 in 2 minutes। अच्छा, and the temperature of surrounding is 22 degrees Celsius. Find the time taken by soup for its temperature to go from 75 degrees Celsius to 69 degrees Celsius। अगर हमसे बोल रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है, एससी वर्मा का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करते हैं कैसे करते हैं कहानी, देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। अगर हम लिखें यहाँ पर कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है, 98 से 86, इसको पहले मार्क कर लेते हैं एक बार, ठीक है, इसको पहले मार्क कर लेते हैं। 96 to 86 जा रहा है ये, और कहाँ से कहाँ जाना है अपन को, 75 से 69। कितना टाइम में गया था ये हमारा 22 है, और टाइम कितना था 2 मिनट था, ठीक है ना, 2 मिनट था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए हम जानते हैं अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वैलिड है तो उसके हिसाब से जानते हैं भाई, जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा माइनस dt/dt है ना, इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू k∆T है ना। ये क्या होता है भाई कि जो जिस रेट से टेम्परेचर फॉल हो रहा है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, वो क्या होता है, सराउंडिंग जो यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, ये जो बाउल में सूप रखा है उसके जो फॉल होने का टेम्परेचर का रेट है वो क्या होगा, सराउंडिंग और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है ना, कि प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर बात करें ये क्या लिखा है, चेंज इन टेम्परेचर, तो भैया इनिशियली इतना था, फाइनल इतना हो गया, क्या बनेगा, ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस फाइनल कितना है 86 और माइनस कितना इनिशियल था 98 है ना। टाइम कितना लगा भाई हमारा 2 मिनट, बराबर के है ∆T क्या होगा, देखो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तो बदल रहा है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करते हैं एकदम आसान भाषा में हम इसके ले लेते हैं एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या है देखो बेटा, तो यहाँ पर 98 प्लस 86/2 है ना, कितना बनेगा ये 4 4 9 17 18 ये बनेगा क्या, आई थिंक आएगा 92 आ जाएगा है ना, तो बनेगा। तो ये इसकी जो क्योंकि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बदल रहा है इसलिए इसके एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों का sum/2 है ना। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, और सराउंडिंग कितना है बेटा, सराउंडिंग का हमारा कितना है यहाँ पर 22 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर चाहे तो सॉल्व कर लो, अपने छोड़ दो, आपकी मर्जी से सॉल्व कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे देखो यहाँ पर देखते हैं कहानी कितना बनेगा, ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा आई थिंक 12 है ना, माइनस माइनस प्लस, तो 12/2 मिनट है ना, तो चाहे तो सकते हैं 6/1 है ना, 12 मैथ चाहे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12/2 मिनट मैथ चलो बाद में कर लेंगे, अभी छोड़ो है ना, अभी रहने दो। k कितना बनेगा, ये आएगा आई थिंक हमारा 70 ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसको छोड़ो है ना, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, कितने टाइम में इसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जाएगा, 75 से 69, तो मान लेते हमको पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जाएगा, इसका और टाइम जो लगता है इसको कितना लगता है, इसको साफ कर देते हैं, जो टाइम लगता है इसको कितना लगता है यहाँ पर
टी लगता है, हमको नहीं पता ना, तो हमको ये तो फाइंड करना है अपन को, तो टाइम लगा टी। तो भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है, तो कहानी क्या रहेगी, ये कहानी रहेगी, है ना। तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होने का रेट माइनस क्या बनेगा 69 फाइनल टेम्परेचर माइनस 75 डिवाइड बाई टाइम लगा टी मिनट में होगा बराबर के डेल्टा टी। के है डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में से सराउंडिंग का टेम्परेचर घटा दो, बट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तो बदल रहा है, तो हमें इसकी एक एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्या आएगी, इन दोनों का सम बाई 275 प्लस 69 क्या बनेगा ये 9.4 है ना बाई 2, है ना बाई 2 आएगा 72 आएगा, तो आएगा 72 माइनस माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो कितना आ गया, आई थिंक अपना आ गया, आई थिंक कितना आ गया ये 6 आ गया ना। तो माइनस माइनस प्लस 6 बाई टी इक्वल टू आ गया कितना के इंटू आई थिंक ये आ गया अपना 50। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, दोनों से के किलो बराबर कर दो, काम खत्म, फिनिश। नहीं है क्या, अब बहुत सारे तरीके सॉल्व करने के कितना है, देखो आ गया 12 बाई 2 मिनट इंटू दोनों से के किलो निकाल के बराबर कर रहा हूँ इंटू 70 बराबर कितना आएगा टी बाई सॉरी कितना आएगा 6 बाई 50 इंटू टी, है ना। यहाँ से टी किलो निकाल लो जो कि हमें चाहिए। कितने टाइम में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, 75 से चले जाएगा बेटा 69 चला जाएगा। बहुत ही अगर तो हम बेटा बात करें पेपर के बारे में, तो ये था हमारा क्या जेईई मेंस का, अगर जो हमारी 25 की शिफ्ट नंबर 1 थी उसका पेपर का डिटेल्ड सोल्यूशन। और बहुत ही अगर पेपर के बारे में बात करें तो एक्चुअली क्या ओवरऑल सारे सेट से पेपर आए हैं, कुछ से क्वेश्चन आया है, और पेपर बहुत ही सिंपल था एक्चुअली ना, बहुत सिंपल, बहुत सारे क्वेश्चन तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड आ गए, है ना। तो जो बच्चे शिफ्ट 1 का पेपर देकर आए हैं वो इसका सोल्यूशन देख सकते हैं 25 शिफ्ट 1 का, और जो बच्चे आगे शिफ्ट देने वाले हैं वो भी क्या है इस वीडियो सेशन को देखें और अपने जो पेपर के लिए क्या है अपने पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर हों। मेरी तरफ से आप सभी को क्या है आपके एग्ज़ाम के लिए और अपनी लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट।